जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके सारे कोर्सेज़ अवेलेबल रहेंगे, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, लेखपाल है या वनडे की जितनी भी वो एग्ज़ाम हैं, वो सभी जो है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल होंगे जो है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जो है कि देश इस समय जो है एक ऐसी महामारी से ग्रसित है, जिसका नाम है कोरोना। और इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने एक ही रास्ता अपनाया है कि आप लोगों को घर में रहना है। तो घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे। घर में रहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने घर में रह कर के ही पढ़ाई कर सकते हैं। बस एक ज़रिया होना चाहिए पढ़ाई का, एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए हम लोगों को। तो हम प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को जो है मार्गदर्शन देने के लिए पठन-पाठन की जो भी चीज़ें अवेलेबल करा सकते हैं, वो सब आपको मिलेगा जो है। जैसे हम लोग ऑफ़लाइन में यानी कोचिंग के माध्यम से अपने कॉलेजों में अपने संस्थाओं में ऑफ़लाइन यानी अपने टीचर से रूबरू होकर के पढ़ते थे। आज शायद ऐसा अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग जो है जैसे ही ये महामारी दूर से हम लोग उबर पाएँगे जो है, फिर से एक बार हम लोग की मुलाकात होगी। लेकिन ऐसे नहीं कि हम लोग घर पर बैठकर जो है टाइम पास करेंगे, कुछ और करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। इस लॉकडाउन में जो है ऐसी ना जाने कितने वैकेंसियाँ आई हैं, जिसमें हम लोग जो है या नहीं सफल हो पाए हैं। तो कहीं न कहीं जो है हम लोगों की लापरवाही थी जो है, हम लोगों ने उस समय का जो सदुपयोग नहीं कर पाया है। तो हमको समय का सदुपयोग करना है, घर में बैठकर जो है इस राज हिंद एजुकेशन चैनल के माध्यम से जो है आपको अपने पठन-पाठन का जो है ध्यान देना होगा जो है। हम सभी टीचर्स मिल कर के जो है ये पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हम लोग ऑफ़लाइन में आप सभी लोगों के सामने होकर के अपने सारे सब्जेक्ट को जो है इंट्रोड्यूस कराते थे जो है, तो सारे सब्जेक्ट जो है आपको ज़रूर मिलेंगे जो है। किस तरह से हम लोग को पठन-पाठन करना होगा जो है, तो आपको जो है इस राज हिंद एजुकेशन चैनल जो हमारा है, इस चैनल को जो है आप लोग अगर इस पर जो भी वीडियो अपलोड होंगे जो है, इसको पढ़ेंगे आप लोग जो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो है, तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक-दूसरे को शेयर करेंगे जो है। इस राज हिंद एजुकेशन चैनल में जो है देखिए हम लोग पढ़ेंगे कैसे जो है, हम लोग एक जो है शिक्षक और एक छात्र की भाँति नहीं, बल्कि हम लोग एक जो है मित्र की भाँति जो हम लोग पढ़ाई करेंगे। मित्र होता है जो है अपने सारे समस्या को जो है समाधान करने के लिए अपने मित्र से सारी बात कहता है जो है। किसी बड़े से जो है जब वो मिलता है शायद तो अपनी बात को कहने में शर्माता है, डर लगता है उसको जो है, जो हम लोग डरेंगे जो है तो अपनी बात को कह नहीं पाएँगे जो है। तो आप लोग जो है मुझे अपना गुरु ना मान करके बल्कि हम मुझे अपना एक दोस्त मान करके, अपना मित्र मान करके जो है अपने जो भी चीज़ें जो है नहीं समझ में आ रहा जो उसको ज़रूर आप लोग बताएँगे। बताने का माध्यम क्या होगा जो है, आप यूट्यूब से अगर पढ़ रहे हैं जो, तो कमेंट बॉक्स में जो है अपनी सारी समस्याओं को लिख सकते हैं, सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप लोग जो मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो है मेरे पर्सनल नंबर पर आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो है अपनी सारी समस्याएँ जो भी सब्जेक्ट से रिलेटिव रहेंगी, जो भी विषय यहाँ पे पढ़ाए जाएँगे जो है आप उसको पूछ सकते हैं। इसके बाद जब भी मौका मिलेगा जो है, जब भी हम लोग इस महामारी से उबर जाएँगे जो है, तो जब भी जैसे लॉकडाउन ओपन होगा जो है, तो हम लोग क्लास में मिलेंगे जो है, वहाँ भी जो है सारी बातें होंगी जो है। तो हम लोग पढ़ेंगे जो है, सबसे पहले देखिए आज का पहला वीडियो है हमारा जो है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी। और आप सब लोगों को पता है जो है, हिंदी साहित्य का ही विद्यार्थी रहा हूँ और हिंदी के माध्यम से मैं जाना जा रहा हूँ जो है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद रीजनिंग पढ़ा जाएगा, फिर इसके बाद जीएस पढ़ा जाएगा, मैथ पढ़ा जाएगा, साइंस पढ़ा जाएगा, इसके बाद करंट भी पढ़ा जाएगा। जो भी सारी चीज़ें रहेंगी, फिर मनोविज्ञान पढ़ेंगे हम लोग जो है, कंप्यूटर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें जो है इस चैनल पर आपको अवेलेबल होंगी। बस थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा आप लोगों को। पढ़ाई देखिए कैसे हमको करनी है, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि हम लोग पढ़ेंगे जो है एक जो है शिष्य और गुरु की भाँति नहीं पढ़ेंगे हम लोग। शिष्य और गुरु का जब नाता देखा जाता है, तो सबसे बेहतर नाता जो रहता है जो है, तो वो गुरु द्रोण और अर्जुन का। तो हम लोग यहाँ अर्जुन और गुरु द्रोण की भाँति अध्ययन और अध्यापन नहीं करेंगे। मैंने बताया है कि एक मित्रवत व्यवहार की जो है व्यवहार से हम लोग जो पढ़ेंगे। और इस तरह से जब देखा गया है जो है, तो एक कृष्ण और जो अर्जुन थे जो हैं, उस तरह से जो है जिन्होंने ज्ञान दिया अर्जुन को, उन्होंने यही कहा था कि अर्जुन तुम्हें ही युद्ध करना होगा, युद्ध में मैं भाग नहीं लूँगा जो है, भाग तुमको लेना होगा, फतह तुमको करना होगा, तीर आपको उठाना होगा, धनुष आपको उठाना होगा, वार आपको करना होगा, सब कुछ आपको करना होगा जो है, बस बशर्ते जैसे मैं कहूँगा अगर आप वैसे करते हैं, तो इस जो है जंग को आप जीत सकते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम देने आपको जाना होगा, पढ़ाई आपको करना होगा, पेन आपको उठाना होगा, आंसर आपको लिखना होगा जो है। बशर्ते ये एक आंसर लिखेंगे कैसे आप, उसमें क्या लिखेंगे आप, ये हम सब बताएँगे आपको जो है। तो युद्ध आपको करना है, युद्ध तक हमको पहुँचाना है,
कैसे आप लड़ेंगे उसको जो है, ये सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करवाएँगे। हम बताएँगे आपको, बस बशर्ते इतना होगा कि जितना कहा जा रहा है उतना आपको करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे जो है तो फिर असफलता का कारण आप स्वयं बनेंगे जो है। जितना कहा जा रहा है इस चैनल के माध्यम से आप उसको जो है ज़रूर ध्यान से सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे। अगर समझ में नहीं आता है जो है तो कमेंट बॉक्स में जो है अपनी समस्या को लिखेंगे जो है, उसको पढ़ा जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, उस सारी समस्या को दूर किया जाएगा जो है। तो हिंदी में सबसे पहले हम लोग देखो पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत से हम शुरू करते हैं जो है, और इतने बेहतरीन ढंग से जो है मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा ताकि दोबारा फिर से आपको वर्णमाला ना पढ़ना पड़े जो है। एक-एक बिंदु पर जो है नोटिस किया जाएगा, और जिस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सेम उसी तरह से हम आपको हल कराएँगे जो है सारी चीज़ों को। आप लोग ध्यान दीजिएगा जो है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है वर्णमाला। वर्णमाला में देखेंगे जो है ये वर्ण क्या है और क्या वर्णमाला होता है। वर्णमाला में देखेंगे जो है तो सबसे पहले लिखा गया वर्ण और माला। वर्णमाला कहते किसको जो है, मैं बता दूं आपको जो है एक लाइन में, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास वर्ण होंगे उनको हम व्यवस्थित ढंग से उसको सजाएंगे, इतर बितर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना होगा वर्णमाला तो हम लोग का, गा, ना, ता, ना, ला, वा, बा, सा, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये वर्ण हैं, लेकिन इसको हम वर्णमाला नहीं कह सकते। हम लोग वर्णमाला की श्रेणी में हम लोग नहीं इसको कर रहे हैं, पिरो नहीं रहे हैं। इसको हमको इस तरह से नहीं लिखना होगा। ये वर्ण तो है लेकिन इसको वर्णमाला हम नहीं कह सकते, इसको सुव्यवस्थित ढंग से हम नहीं लिख रहे हैं। अगर हमको वर्णमाला कहना होगा, वर्णमाला में हमको वर्णों को लिखना होगा जो है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, का, खा, गा, घा, ना, इस तरह से। देखिए एक सीक्वेंस होता है, यानी क्रमबद्ध होता है। सुव्यवस्थित ढंग से अगर हम इसको लिखेंगे तो हम कहेंगे क्या, हम लोग वर्णमाला लिख रहे हैं या वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो हमको इसी सब चीज़ों को पढ़ना है, और देखेंगे जो है वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, इनको कितने भागों में बाँटा गया है, क्या-क्या प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, हम लोग इसको विशेष ध्यान देंगे। बड़ी बात ये होती है, कहीं-कहीं आपको पूछा जाता है कि वर्णमाला में वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य, ध्वनि, ये सब में अंतर क्या होता है? कौन छोटा है, कौन बड़ा, कौन किससे बना है? सबसे बड़ी समस्या यही होती है जो है। देखेंगे हम आपको एक सीक्वेंस बताएँगे, एक सिस्टम बताएँगे, एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होता है। सबसे जो छोटी चीज़ होती है वो क्या होती है? वो होती है ध्वनि। ध्वनि से बड़ी चीज़ें होती हैं अक्षर, और अक्षर से बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो होता है वर्ण, और वर्ण के बाद बनता है हमारा शब्द, और शब्द के बाद बनता है हमारा वाक्य, और फिर वाक्य के बाद हमारा क्या होता है, कई वाक्यों को जोड़ करके हम एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, और कई पैराग्राफ बनने के बाद एक हमारा लेसन तैयार होता है, एक पाठ तैयार होता है, और कई पाठ बनने के बाद एक हमारी किताब तैयार होती है, और कई किताबें अगर एक जगह रखी जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग लाइब्रेरी। तो ऐसे जो है, यानी जो नींव होती है, जो जड़ होता है, वो ध्वनि होती है, अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, शब्द और वाक्य होते हैं। इसको जोड़ने के बाद ही हमारी एक लाइब्रेरी तैयार होती है। अब देखेंगे अंतर क्या होता है, ध्वनि को क्या कहते हैं, कैसे अक्षर कैसे बनता है, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। अब देखेंगे सबसे बड़ी बात होती है ध्वनि। ध्वनि एक ऐसी सूक्ष्म नाद होती है जो हमारे कानों तक आवाज़ आती है, लेकिन जिस तरह से वो आवाज़ मेरे कानों में आती है, हम उसी तरह से अगर बोलने का प्रयास करते हैं, अगर हम बोल ले जाते हैं, तो हम कहेंगे हाँ, उसको एक प्रतीक चिन्ह भी हम तो दे सकते हैं। लेकिन है ध्वनि ऐसी होती है जिसको हम सुनते हैं, लेकिन हम उसी रूप में उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जब उसको हम उस रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कोई प्रतीक भी नहीं दे सकते हैं। जैसे हमारे कानों में कभी मच्छर, कभी कुछ कीट-पतंगे होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, जब उनकी आवाज़ जैसे आती है, क्या हम उसी आवाज़ में बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते हैं। तो हम कैसे उसको चिन्ह दे पाएँगे? नहीं दे पाते हैं। किचन में कभी क्या होता है कि खाना बनाते वक़्त जो है अगर बर्तन ऊपर से अगर गिर गया नीचे, तो आवाज़ आती है छन्न से। आवाज़ कैसी आती है, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि जिस तरह से आवाज़ आई है, क्या हम उसी रूप में बोल पाते हैं? हम कहते नहीं, छन्न से आवाज़ आई है। छन्न से कहना और जो आवाज़ आई थी, उसमें दोनों में बहुत डिफ़रेंट होता है। तो ध्वनि है, हम समझ सकते हैं कि हाँ, कुछ जो है आवाज़ मेरे कानों तक आई, लेकिन वो आवाज़ क्या थी, उसको हम कैसे लिखें, तो हम उसको लिख नहीं सकते हैं, हम उसको उसी रूप में बता नहीं सकते हैं, लेकिन आवाज़ आई थी।
तो जिसको हम व्यक्त ना कर सके जो है वो होती है हमारी ध्वनि। अब देखेंगे अक्षर जो होते हैं हमारे पास, अक्षर जैसे होता है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है कि जिसका क्षरण ना हो उसे हम अक्षर कहेंगे। अब देखिए हमारे सामने लिखा गया है का। अब का एक ऐसा वर्ण है जिसका क्षरण होता है, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसका खंड हम कर सकते हैं। तो इसका हम खंड करेंगे तो एक हमारा होगा का और एक हमारा होगा आ, यानी एक आधा का हो जाता है और इसमें आपका स्वर लगा हुआ है। अब दोनों जब मिलेंगे तो बनते हैं का, और ये आपका वर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया अक्षर। क्योंकि अब का को जो आधा का है इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अब इसको तोड़ नहीं सकते हैं तो यही तो हुआ ना, अक्षर जिसका क्षरण ना हो वही क्या होता है अक्षर होता है। ये जो आपका है इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब जब इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं ये क्या हमारे लिए हो गया, ये हमारे लिए अक्षर हो गया। लेकिन ये इसको हम तोड़ सकते हैं, देखो इसको हमने तोड़ा, दो भागों में किया जो है, तो वर्ण को हम तोड़ सकते हैं लेकिन अक्षर को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो एक ऐसा ध्वनि चिन्ह जिसको हम प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं, और इस जो लिखने के बाद इसको हम तोड़ ना सकें, जिसका खंड ना होगा जो है वो क्या हमारे लिए, वो अक्षर होता है। लेकिन देखेंगे जो का हमारे लिए है ये हमारा एक वर्ण है, एक सार्थक वर्ण है ये, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं और इसका खंड हम कर सकते हैं। जिसका हम खंड कर देंगे वो हमारा वर्ण होता है, इसको हम खंड करेंगे तो का और प्लस आ होता है। ये दोनों मिलाने के बाद का बना है और का हमारा एक सार्थक वर्ण होता है। अब शब्द का निर्माण कैसे होगा, शब्द देखिए अगर का है, माँ और ला, ये तीन वर्ण जो है इस तरह से रखे गए हैं, यानी तीनों जो वर्ण हमारे पास हैं, जो तीनों वर्ण हैं इनको हम सुव्यवस्थित ढंग से एक सही जगह पर रखे हैं और तब जाकर के तीनों को मिलाने के बाद मिला है कमल, और कमल का एक सार्थक अर्थ होता है। यानी एक ऐसा वर्ण जिनको सुव्यवस्थित ढंग से हम रखें उसका कोई सार्थक अर्थ निकल जाता है, उसे हम कहते हैं वर्ण। और ऐसे अगर बताइए, अगर इसी वर्णों को जो है अगर हम इस तरह से लिख दें माँ, ला और का, देखिए वर्ण सब यही हैं लेकिन इसको सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रखा गया है, यानी जिन वर्णों को जहाँ रखना चाहिए था हम वहाँ नहीं रखे हैं, इसलिए इस वर्ण का, इस शब्द का नाम हो गया हम मलक, और मलक का कोई अर्थ नहीं होता है इसलिए हम इसको शब्द नहीं कह सकते हैं। शब्द हमारा ये है, ऐसा शब्द जिनमें जो वर्ण होते हैं वो वर्ण अपने सुव्यवस्थित ढंग पर अगर बैठे होते हैं तब एक शब्द का निर्माण करते हैं और उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ये हमारे लिए शब्द है, ये शब्द हमारे लिए नहीं है। अब आएंगे हम वाक्य पर। अब ऐसे ही वर्ण जो हमारी ध्वनियाँ हैं, जो हमारे अक्षर हैं, जो वर्ण हैं और जो शब्द हैं, तो इनमें से ये बने हैं और इससे ये बना है और इससे ये देखो ये बना है। अब हमको बनाना है वाक्य, तो ऐसे छोटे छोटे जो शब्द होते हैं वो अपने स्थान पर बैठते हैं, यानी एक सुव्यवस्थित स्थान पर वो भी बैठेंगे जो है, तो ये एक वाक्य का निर्माण कर देंगे और उस वाक्य का जो है सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हम कहें राम घर जाता है, अब देखेंगे कहेंगे इसको ये वाक्य है, लेकिन ज़रा बताइए जो रा शब्द है इसमें रा में आ लगा हुआ, देखिए तो रा क्या है, आधा रा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा अक्षर हमारा, और इस पर आ जो लगा है वो भी हमारा अक्षर है और दोनों मिल गए हैं तो क्या हो गया रा। यानी रा हमारे लिए क्या हो गया, एक संपूर्ण जो एक मतलब एक मुख्य हमारा क्या हो गया, वर्ण हो गया है। और इसमें देखो माँ हमारे पास एक वर्ण है, यानी दोनों वर्णों को मिलाने के बाद क्या बना है, राम बना है। जिस तरह से दो वर्णों को मिलकर के एक शब्द बन गया राम, उस तरह से घर बना है, उसी तरह से जाता है और है। देख रहे अलग अलग शब्दों को मिलने के बाद बना है एक संपूर्ण वाक्य हमारा बना है। अब हम इसमें देखेंगे जो है कि जिस तरह से राम एक शब्द है उसी तरह से घर एक शब्द है, उसी तरह से जाता एक शब्द है, उसी तरह से हमारा है। अब सभी लोग उचित स्थान पर अगर ना बैठेंगे तो हम इसको वाक्य भी नहीं कह सकते हैं। एक ऐसा वाक्य जिसमें सभी शब्द अपने सार्थक जगह पर यानी सुव्यवस्थित स्थान पर अगर बैठे होते हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। और राम घर जाता है यानी राम एक व्यक्ति है, घर एक ऐसा जगह है जहाँ पर उसको जाना है, यानी ये एक सार्थक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो सभी जगह अपने पर जो है बैठे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाक्य है। जो ऐसे ऐसे वाक्य मिलकर के जो है हमारे पास एक ऐसा पैराग्राफ बनेगा, और ऐसे ही ना जाने कितने पैराग्राफ बनने के बाद एक हमारा लेसन तैयार होता है, और एक ऐसे 4, 6, 10, 20 लेसन बनने के बाद एक हमारी किताब तैयार होती है। और कई ऐसी किताबें अगर तैयार हो जाती है तो हम कहते हैं हमारे पास एक लाइब्रेरी है। तो इस तरह से जो है हम छोटी चीज़ से लेकर के हम एक बड़ी चीज़ तक पहुँचे हैं, यानी हम लाइब्रेरी तक पहुँच गए हैं। और किसी भी लाइब्रेरी में जो है जो किताबें होती हैं उन किताबों में वाक्य होते हैं, वाक्यों में शब्द होते हैं, शब्दों में वर्ण होते हैं,
वर्णों में अक्षर होते हैं, जब उसको कोई गुनगुनाता है, उसको कोई पढ़ता है, जिसको कोई सुनाता है, जिसको कोई सुनता है, तो उसे कहते हैं हम हमारे पास कोई न कोई ध्वनि आ रही है। अगर ये ना होता तो ये नहीं निकलती, ये ना होता तो ये नहीं आते, ये नहीं होता तो ये नहीं होता। माने ये सबका क्या होता है, सीक्वेंस होता है, यानी ज़ीरो से लेकर के ऊपर तक, यानी शून्य से शिखर तक अगर पहुँचना है तो हमको ज़ीरो वाला सुनना पड़ेगा, ज़ीरो को हमको सीखना पड़ेगा। हमने सीखा जो है, यानी एक जो है एक ऐसा अक्षर है जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, और ऐसे खंड ना करने वाले को अगर अपने पास रखेंगे जो है, तो ऐसे ना जाने कितने ऐसे अखंड तैयार हो जाएंगे हमारे पास। तो ये होती है एक परंपरा होती है वर्णमाला की, छोटे से बड़े तक जो है। अब आपसे पूछेगा परीक्षा में जो है, इन्हीं से जो है एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अगर कहेगा परीक्षा में आपसे जो है कि उच्चारण की दृष्टि से जो है भाषा की लघुतम इकाई है। प्रश्न पूछता है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है। अब देखिए, अब ऑप्शन आपके पास रहेगा वर्ण है, बी ऑप्शन होगा आपके पास शब्द है, सी ऑप्शन है आपके पास वाक्य है, और डी ऑप्शन आपके पास ध्वनि है। अब देखिए, चार ऑप्शन आपके पास हैं। प्रश्न आपके सामने ये है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है। अब हम बोलने के तौर पर जानेंगे, यानी हम जब अपने मुख से जब आवाज़ को निकालते हैं, यानी उच्चारण करते हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ऐसे तौर पर जो है, अगर देखो ऑप्शन में अगर ध्वनि दिया है, अगर ऑप्शन में ध्वनि दिया गया है तो नंबर 1 पर आपका ये सही होगा। अगर ध्वनि नहीं दिया गया है तब आपका क्या सही होगा, वर्ण सही है। अगर इसमें एक ऑप्शन और होता, अगर एक आपका ई ऑप्शन अगर अक्षर होता, तो नंबर 1 पर आपका होता है ध्वनि, नंबर 2 पर आपका होता है अक्षर, नंबर 3 पे तब क्या हो जाता है आपका ध्वनि। तो इस तरह से हमको देखना है किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें किस तरह से जो है ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपके पास रहता, इस क्वेश्चन में जो है अगर मान लीजिए ऑप्शन अलग तरीके से कुछ रहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्शन आपके पास रहते हैं, ए में होता है आपके पास वर्ण, और बी में आपके पास होता है शब्द, और सी में रहता है ऑप्शन आपके पद, और डी में आपके पास रहता है वाक्य। अब ऐसे कंडीशन में बताइए इसका क्या आंसर आप देते हैं। यहाँ पे ध्वनि नहीं है, यहाँ पे अक्षर नहीं है, सबसे छोटी चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पर, सबसे छोटी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगा जो है। तो इस तरह से हम अगर जानेंगे जो है कि छोटी चीज़ क्या होती है, उससे बड़ा क्या होता है, फिर उससे बड़ा क्या होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, तब हम प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। इस तरह से हमको ध्यान देना, इस तरह से हमको ध्यान से पढ़ना है, और एक बार इस तरह से पढ़ लीजिए ताकि दोबारा हमको फिर इसको पढ़ना ना पड़े। चलिए देखते हैं, हम लोग वर्णमाला पर बात करते हैं। हम जो है परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, हम लोग ठीक उसी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करेंगे जो है। अब देखो प्रश्न पूछेगा परीक्षा में जो है वर्णमाला। अब वर्णमाला में जो है कितने वर्ण होते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है जो, तो अपनी संदेह एकदम, आप अगर पूछा गया वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कितनी होती हैं, 52 होती हैं। अगला प्रश्न तुरंत पूछेगा जो है, अगर 52 होते हैं तो इनको कितने भागों में बांटा गया है। अगर जैसे पूछा कितने भागों में बांटा गया, तो आप तुरंत बताएंगे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है स्वर, दूसरा आपका होता है व्यंजन। पहला आपका क्या है, स्वर है, दूसरा आपका क्या है, व्यंजन है। अब जरा सोचिए जो है, अगर 52 टोटल संख्या है, इनको 2 भागों में बांटा जाएगा, तो कितने यहाँ पर होंगे और कितने यहाँ पर होंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने स्वर होंगे उतने ही व्यंजन होंगे, कोई ज़रूरी ये नहीं है कि जितने आपके पास स्वर होंगे उतने ही व्यंजन होंगे, लेकिन कम से कम एक हमको पता करना होगा कि ऐसे कितने स्वर होते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी होती है या स्वर कितने होते हैं, आप बिल्कुल बताएंगे 11 होते हैं। एकदम जो है कन्फर्म 100% आप बताएं कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हमारे पास टोटल संख्या अगर 52 की थी, इसमें से अगर हमें 11 को निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे। जब 2 ही भागों में बांटा गया है, एक कन्फर्म हो गया है 11 है, दूसरा हमारा कितना है, हो जाएगा आपके पास 41 यानी 41। अब इससे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों का होता है कि व्यंजन से किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे हम 41 आंसर देंगे, कैसे हम 33 देते हैं, कैसे हम 39 देते हैं, कैसे हम 37 देते हैं। ये बड़ा अजीब चीज़ होता है।
अब परीक्षा में पूछेगा जो है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे दूसरा आंसर। अगर पूछेगा परीक्षा में उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, तो आप दूसरा आंसर बताते हैं। अगर पूछेगा परीक्षा में जो है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका दूसरा आंसर आता है। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, अलग चीज़ होते हैं। तो इस तरह से जो है व्यंजनों के कई तरीके से प्रश्न बनते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर हमारे पास 52 टोटल थे, 52 ही वर्ण हमारे हैं, और 52 वर्णों से ही हमारे हिंदी शब्द का निर्माण होता है, और 52 वर्णों से हमारी किताब में जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं, उन 52 वर्णों के अलावा कोई और अनवर नहीं आता है। तो 41 व्यंजन हमारे पास हो गए और 11 हमारे पास स्वर हो गए जो है। तो अभी हम बाद में बताएँगे आपको जो है कि कैसे 41 है, कैसे 33 है, कैसे 39 है, कैसे 37 है, और किस तरह से अलग तरीके से व्यंजनों से प्रश्न करते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? स्वर को पढ़ेंगे। देखेंगे स्वर 11 हैं, 11 वो हैं कौन-कौन, और इन स्वरों से किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसको नोट करते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कोई बड़ी बात नहीं है जो है, आराम से पढ़िएगा इसको जो है, ध्यान से इसको नोट करते जाइए, लिखते जाइए आप लोग। देखिए हम लोग पढ़ेंगे पहला सबसे पहले स्वर को, और स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11 है। अगर स्वर 11 हमारे पास है तो हैं कौन-कौन वो 11 लोग? तो सबसे पहले हम लिखेंगे आ, दीर्घा, छोटी ई है इसको कहते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास है दीर्घ ई, इसके बाद उ, इसके बाद दीर्घ उ, री, ऐ, ऐ, औ, औ। यही देखिए हमारे पास जो संख्या हमारे पास है ये 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यही ऐसे 11 लोग हैं जिनको कहा जाता है स्वर। इसमें कुछ लोग ध्यान ये समझ रहे होंगे जो है, इसमें 2 लोगों को छोड़ दिया गया है, अंक और आहा को। देखिए अंक और आहा जो है इनको कहा जाता है आयोगवाह। इनको क्या कहा जाता है? आयोगवाह कहा जाता है। अगर बताइए इनको ऐड कर देंगे तो हो जाते हैं 13, लेकिन स्वरों की संख्या हमने बताया आपको 11 होती हैं। 2 लोगों को जो है इनको ना तो स्वरों में इनकी जगह मिलती है, ना ही इनको व्यंजनों में जगह मिलती है। ये जो है वर्णमाला से ये बाहर की चीज़ें लोग हैं, ये बाहर हैं। इनका प्रयोग मात्र सिर्फ जो आपकी अंक बिंदी दिखाई दे रही है ना, जो बिंदी दिखाई दे रही है इसको अनुस्वार कहते हैं, इसकी एक मात्रा है। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 बिंदी साइड में, ये होते हैं विसर्ग की मात्राएँ। तो केवल इनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है वर्णमाला में, ना कि इनके अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल आ की तरह ये बन रहा है, बिल्कुल आ की तरह ये भी है, और आ को हम लोगों ने पहले ही लिख दिया है। जिस तरह से ये दिख रहा है उसी तरह से ये दोनों लोग हैं, बस केवल अंतर क्या है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इन दोनों में मात्राएँ हैं। तो केवल मात्रा का प्रयोग हमारे जो है वर्णमाला में इनका किया जाता है, बाकी इनका प्रयोग हमको नहीं करने को मिलता है। चलिए देखते हैं आगे जो है। अब परीक्षा में पूछेगा आपसे जो है कि हमारे पास 11 स्वर हैं, तो इनका निर्माण कैसे होता है? अब पूछेगा परीक्षा में जो है नंबर 1 चीज़ इनमें से कि इसमें जो मूल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? क्या इनका और भी कुछ नाम है? तो मूल स्वर जो होते हैं इनके 5 नाम होते हैं। मूल स्वर को कहते हैं हम लोग हरस स्वर। मूल स्वर को कहते हैं हरस स्वर भी। मूल स्वर को कहते हैं लघु स्वर, और मूल स्वर को कहते हैं हम लोग मुख्य स्वर। और इसी जो है मूल स्वर को कहते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। देखिए मूल स्वर ही को ही कहते हैं हरस स्वर, और हरस स्वर को ही कहते हैं लघु स्वर, लघु स्वर को कहते हैं मुख्य स्वर, और मुख्य स्वर को कहते हैं एक मात्रिक स्वर। यानी सबका नाम एक ही है, मूल स्वर। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। मुख्य ऐसे कौन लोग हैं? तो ऐसे 4 होते हैं, चारों का नाम है आ है, ई है, ऊ है, और आपका री है। यही 4 ऐसे लोग हैं जिनको कहा जाता है कि मूल स्वर हैं, जिनको मुख्य स्वर कहा जाता है, जिनको लघु स्वर कहा जाता है, जिनको मुख्य स्वर कहा जाता है, जिनको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। तो ऐसे ही 4 लोग हैं। ये मूल क्यों है मैं आपको बता दूं, आज आप जान के हैरान होंगे कि यही ऐसे 4 ऐसे स्वर होते हैं जो चारों लोग इन 11 का निर्माण करते हैं, और जब 11 इनकी संख्या हो जाती है तो यही लोग पूरे वर्णमाला का निर्माण करते हैं। बिना इन लोगों से वर्णमाला का निर्माण होता ही नहीं है। यही लोग क्या हैं? जड़ हैं, वर्णमाला की जड़ हैं। यही लोग पूरी किताब की जड़ हैं, यही लोग पूरी लाइब्रेरी की जड़ हैं, यही लोग पूरी हिंदी की जड़ हैं। अभी हम आपको बताएंगे इन 4 लोगों से कैसे 11 का निर्माण होता है।
ये 4 लोग होते हैं, इन्हीं से आगे लोगों का निर्माण होगा। जैसे अभी बताएं हम, आ है आपके पास, अब आ है तो फिर एक और आ मिलेगा तो हो जाएगा आपका दीर्घ आ। और फिर अगला जो है, यानी देखिए इनकी संख्या 1 2 3 4 हमारे पास पहले हैं, एक हमारे पास और मिल गया ना, ये हमारा हो गया 5। अब फिर देखेंगे अगला हमारे पास ई है ह्रस्व ई, इसके बाद फिर हमारे पास एक ह्रस्व ई है, एक हमने और ले लिया तो क्या हमारे पास हो गया दीर्घ ई। अब देखिए ये हमारा छठा बन गया है, 1 2 3 4 5 और 6। फिर हमारे पास क्या है, देखिए ऊ है, और फिर हमारे पास एक और ऊ हमने ले लिया, यानी ऊ के से एक और ऊ जोड़ दिया हमने जो है, तो हमारे पास हो गया दीर्घ ऊ। ये हमारा देखिए 7वां नंबर हो गया। ठीक, ये जो हमारे पास तीनों हैं, इन्हीं तीनों का वो एक और नाम दिया जाता है। देखो ये दीर्घ हैं, ये बड़े हैं, और ये क्या है ह्रस्व। इसको हम लोग ह्रस्व में पढ़ रहे हैं ना, ये छोटे हैं, ये क्या है दीर्घ हैं। तो इनको कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। ये देखो मूल स्वर हैं, यानी ये ह्रस्व हैं, ये लोग क्या है दीर्घ हैं। ऐसे मूल जो है ह्रस्व हैं, वैसे मूल क्या है दीर्घ हैं। तो ये हमारे पास 3 क्या होते हैं, 3 हमारे पास क्या है मूल दीर्घ होते हैं, और 4 हमारे पास क्या होते हैं मूल स्वर होते हैं। फिर देखते हैं, यानी हमारे पास संख्या 7 की हो गई। अभी हमको पहुंचना कहाँ तक है, 11 तक। अभी हम लोग यहाँ तक चल लिए हैं, अब हमको चलना कहाँ तक है 11 तक। अब देखें अगला, यानी ये खुद ये अपना जिस तरह से है, जिस तरीके से ये है, उसी तरीके से एक और लेकर के एक बड़ा बना दिया है। छोटी जिस तरीके से है, एक और लेकर के बड़ी बनाई। छोटा ऊ जिस तरीके से उसे लेकर के बड़ा ऊ बनाया, यानी ये लोग जिस तरीके के थे उसी तरीके का एक और लेकर के अपने दीर्घ को बनाया, यानी बड़े को बना दिए। अब फिर देखिए जो है, यही लोग जो है फिर एक दूसरे से मिलेंगे और एक अगले वर्ण का निर्माण होगा जो है। जैसे देखेंगे हम लोग, आ पहला है, इसके बाद दूसरे को ऐड करेगा, यानी ई। अब ये दोनों मिलेंगे जो है तो हो जाएंगे आई। क्या हो गए, आई हो गए। यानी हम प्लस को हटाएंगे तो पढ़ेंगे दोनों को, तो क्या पढ़ेंगे हम, आ और ई पढ़ेंगे तो आई पढ़ेंगे ना, पहले आप पढ़ेंगे फिर ई पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे आई। और इसको क्या कहते हैं, आई कहते हैं। हम लोग ए पढ़ते हैं, हम लोग को बचपन से सिखाया गया कि ए है, ए नहीं है यार। दोनों लोगों को जब हम जोड़ेंगे तो जो होगा, यानी प्लस को हटाएंगे दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ेंगे दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा हमको जो है। तो हम पढ़ेंगे आई पढ़ेंगे इसको, यानी एक हमारे पास और हो गया। अब हमारे पास संख्या कितनी हो गई 8। अगला देखो कैसे बनेगा, बताइए ये कैसे बना। अगर ये दोनों लोग मिले ना होते तो इसका निर्माण नहीं होता, यानी हमारे पास एक संख्या और मिल गई है, यानी एक पावर और हमारे पास मिल गई है। अगला हम पढ़ेंगे आ के बाद पढ़ेंगे अब, यानी ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, आ मिल गया हमारे पास पहले से है ही, ये मिल गया है, इसको हम जोड़ लेंगे इसमें। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाता है। ये हमारा क्या था आई था, ये हमारा क्या हो गया आई हो गया हमारा। अब देखिए अगर इसको हम हटा देते हैं, प्लस को हटा देंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे आ और आई, तो क्या पढ़ेंगे आई। ये क्या हमारा था आई, ये हमारा आई, यानी ये हमारा दीर्घ उससे बड़ा हमारा है। तो ये हमारी संख्या कितनी हो गई 9 हो गई है। हम 9 तक पहुंच गए हैं। अब हमको देखना है 10 और 11 कैसे बनता है। इन्हीं लोगों से ही बनेगा, ये लोग ना होते तो फिर ये लोगों का निर्माण होता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यानी ये दोनों मिल करके इनका निर्माण कर दिए हैं। अब ये मिलेगा और फिर अगले वाले को लेगा, यानी ऊ। अब देखेंगे ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे औ। देखिए आ और ऊ मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे औ। ये हमारा क्या हो गया, ये 10वां नंबर हो गया हमारा। अब हम एक मिल गया ना, अगर एक मिल गया है फिर हमारे पास बचा क्या, लास्ट बचा ये कैसे बनता है। और ये देखेंगे हम आगे आ प्लस ये बन गए हैं ना। अगर ये दोनों मिलने के बाद इसको बनाए हैं, फिर ये हमारे पास है, फिर इसको देख कर अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे आऊ। और संख्या कितनी हमारी हो गई 11। ये देखिए अगर ये लोग ना होते तो इनका निर्माण नहीं होता, अगर ये लोग ना होते तो इनका निर्माण नहीं होता, और ये सब लोग मिल गए हैं, संख्या कितनी हो गई 11। देखिए लोग मिले हैं लेकिन तरीका लोगों का मिलने का अलग अलग है। मिले हैं लोग, जुड़े हैं लोग सब लोग, लेकिन ये लोग किसी से जुड़े हैं क्या, ये लोग खुद अकेले हैं, अपने दम पर ये लोग राज करते हैं। ये लोग किसी से जो है रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, ये लोग खुद अकेले हैं, छोटे भले से हैं लेकिन ये लोग का अस्तित्व जो है बड़ा मजबूत है। ये किसी का सहायता करते हैं लेकिन किसी से सहायता नहीं लेते हैं। लेकिन ये सब लोग क्या करते हैं, इन्हीं लोगों से भीख मांगते हैं
इन्हीं लोगों से सहायता लेते हैं। इनकी सहायता मिलने के बाद ये लोग क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन को भी क्या करते हैं, यही लोग भिक्षा देते हैं, यानी यही लोग उनके साथ जुड़ते हैं, तब जाकर के व्यंजन का निर्माण होता है। देखते हैं आगे इनका नाम क्या होगा। देखो सबसे पहले हमने सीखा क्या, मूल स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फिर इसके बाद देखिए अगला जो हमारा होगा, अब देखिए हम बताएंगे आप लोगों को। अब देखिए अगला हमने पढ़ा है कि मूल दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 3 है। फिर भाई ये लोग कौन है, अगर ये मूल दीर्घ स्वर हो गए 3, ये हमारे 4 जो हैं, ये लोग क्या हैं, ये चारों जो हैं इनका नाम होता है संयुक्त स्वर। क्या है, संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी है, 4। देखो 1 2 3 4, 4 है। अब संयुक्त, दीर्घ और ह्रस्व यानी मूल में क्या अंतर होता है, ये तो समझ गए होंगे। मूल मतलब क्या होता है, मुख्य। ये लोग ना होते तो कोई बनता ही नहीं है। अब ये दीर्घ कैसे हो गए, अब देखिए जब छोटे छोटे दो मिलेंगे तो बड़े होते हैं ना, और बड़े का मतलब क्या होता है, दीर्घ। छोटे छोटे लोग हैं ना, यही तो छोटे छोटे हैं, छोटा छोटा मिला है तो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो इनको कहेंगे दीर्घ स्वर। अब ये इनको कैसे हम संयुक्त कहेंगे, ये जैसे संयुक्त मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, कहीं दो लोग मिले, दो यहाँ भी मिले हैं, दो यहाँ भी मिल रहे हैं, लेकिन मिलने का जरा तरीका देखिए, ये लोग अपने ही भाई बिरादरी से मिले हैं और ये लोग अलग अलग। तो अलग अलग मिलते हैं, तो अलग अलग जब लोग मिलते हैं तो उसी को हम संयुक्त कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक जो है अ है, एक ई है। जैसे परिवार नहीं हो तो लोग कहते हैं संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है, उसमें माँ भी रहे, पिताजी भी रहे, भाई भी रहे, बहन भी रहे, भाभी भी रहे, दादी भी रहे, दादा भी रहे, पोते भी रहे, पोती भी रही, यानी पूरे घर में जितने भी लोग होते हैं सब लोग जब जुड़ेंगे उसे कहते हैं हम लोग संयुक्त। ये नहीं सिर्फ माता जी हैं, इसके बाद माता जी हैं, उनकी माता जी हैं, ये संयुक्त नहीं होता है। पिताजी हैं, बेटा है, ऐसे संयुक्त नहीं होते हैं। यानी यानी स्त्री पुरुष दोनों लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं हम लोग संयुक्त लोग हैं। तो ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं, यानी एक अलग चीज़ है, एक अलग है, एक अ है और ई है। अगर आ और आ होता तो दीर्घ हो जाता है, लेकिन आ के बाद अगर दूसरे जाति का अगर कोई मिल गया है तब कहते हैं हम लोग संयुक्त होते हैं। ऐसे ही हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, वहाँ भी देखेंगे हम लोग एक ही तरह के नहीं लोग होंगे, वहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलेंगे तब बनेंगे संयुक्त। तो ऐसे इसको भी कहते हैं संयुक्त। देखिए लेकिन दोनों में एक काम हुआ क्या, जुड़ने का काम होता है। जहाँ जुड़ने का काम होता है उसे कहते हैं हम संधि। तो परीक्षा में पूछेगा जो है कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप अलग अलग बताएंगे। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब संधि देखिए, जोड़ यहाँ पर भी हुआ है, जोड़ यहाँ पर भी हुआ ना है, तो 4 बार यहाँ जोड़े गए हैं, 3 बार यहाँ जोड़े गए हैं, 4 3 कितने हो जाएंगे, 7। ये 7 क्या है आपके पास, ये आपके पास संधि स्वर है। मूल स्वर कितने हैं, मूल दीर्घ 3 हैं, संयुक्त कितने हैं, 4 हैं, और आपके पास मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जानेंगे। अब जरा एक चीज़ और पूछता है परीक्षा में, देखिए ये जो आपके जो है मूल स्वर हैं, यही सुख कहते हैं सजातीय, यानी जो लोग अपने अपने जात से मिलते हैं उन्हें कहते हैं सजातीय, और जो अलग अलग जात के मिलते हैं उनको कहते हैं विजातीय। अब पूछेगा सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे आप 3। विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है तो बताएंगे आप 4। तो परीक्षा में मैटर वही रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा जो है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसका लैंग्वेज क्या है, उसकी भाषा क्या है। हम सब पढ़े होते हैं लेकिन हम घबरा जाते हैं, कुछ अलग पूछ दिया है, कुछ बड़ी चीज़ पूछ दिया, कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती, सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बस ध्यान देना है। नंबर 1 आपने सीखा क्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं, जो क्या क्या है, आ ई उ और री है। इसके बाद दूसरी चीज आपने सीखा क्या है, मूल दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है, 3, दीर्घा, दीर्घी और दीर्घ हो। और फिर आपसे अगला पूछेगा तीसरा, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, अब बताएं कितने, 4, ऐ ऐ औ औ, ये आपके पास 4 हो गए। अब इन्हीं दोनों लोगों को क्या कहा जाता है,
संधि स्वर। इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है? संधि स्वर। दोनों लोगों में क्या हुआ है? जोड़ हुआ है। और इसी क्या कहा जाएगा? सजाती स्वर। इसको कहा जाएगा विजातीय स्वर। ठीक, तो ये हमारा हुआ स्वर कंप्लीट हुआ है। स्वर का निर्माण कैसे हुआ है? अगर हमारे पास ये चार जो है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, ये लोग अगर ना होते तो इन स्वरों का निर्माण ना हो पाता। अगर ये स्वर नहीं होंगे तो आगे व्यंजनों का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो हमने सीखा आज स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 11 में जो है 4 आपके पास मूल होते हैं, दूसरा जो आपका है मूल दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। वो होते हैं कौन कौन से हैं? दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ होते हैं। इनका एक और नाम है जिनको कहते हैं हम सजातीय स्वर। अगला हमारा तीसरा है संयुक्त स्वर, जिनकी संख्या होती है 4, जिनका नाम क्या क्या है? ऐ है, ओ है और औ है। तो इनकी को कहते हैं, इनको विजातीय कहते हैं। और दोनों में क्या हुआ है? संधि हुई है, दोनों में जोड़ा गया है। तो परीक्षा में पूछेगा कि संधि स्वर की संख्या कितनी है? तो संधि स्वर की संख्या कितनी बताएंगे हम? 7 बताएंगे। और पूरे स्वरों की संख्या कितनी है? तो हम बताएंगे कितने? 11 बताएंगे। मूल स्वर कितने होते हैं? तो हम बताएंगे 4 होते हैं। दीर्घ कितने होते हैं? तो हम बताएंगे 3 होते हैं। और अगर संयुक्त पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे? 4 होते हैं। इस तरह से हम लोग स्वर को जो है अलग अलग तरीके से डिवाइड किए हैं। डिवाइड करने के बाद इसको हम जान पाए हैं। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उसके बारीकी चीज़ें। ठीक है, जय हिंद।